हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सब। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों पहले समझो आखिर ये है क्या। देखो, जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट फ्लो करता है, ठीक है, मान लो एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो धीरे धीरे हीटअप होने लगता है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो धीरे धीरे हीटअप होने लगेगा, वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फैन, इलेक्ट्रिक फैन, जब पंखा काफ़ी देर तक चलता रहता है तो उसको हाथ लगाकर देखना, वो गर्म हो जाता है। तो मोटर हो गई या फ्रिज हो गया, इनको हाथ लगाकर देखना, ये काफ़ी देर चलने के बाद हीटअप हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, समझो। जैसे ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट चल रहा है ऐसे, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन ये होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन का होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होंगे। चार्जेस का फ्लो होना ही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, और उस चार्ज के फ्लो होने में जो रुकावटें आती है वो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। अब देखो आखिर इस बैटरी का काम क्या होता है सर्किट में। इस बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना। देखो ये काम नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है या चार्ज सप्लाई कर रही है सर्किट को, ना बिल्कुल नहीं। इसका काम होता है बस इन चार्ज को मूव करना सर्किट में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन ने मान लो मूव करना स्टार्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन चल रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के पास अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी जो मोशन के कारण हो, वेलोसिटी के कारण हो। अब जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये एटम से जाकर टकराएगा या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराएगा, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हो जाएगी। भाई जब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब ये दूसरे एटम से जाकर टकराएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो आखिर वो एनर्जी गई कहाँ, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कहाँ चली गई, जो लूज हुई थी वो हीट की फॉर्म में बाहर आ गई। समझे, दोबारा समझाऊं। देखो हमने बैटरी कनेक्ट कर दी सर्किट में, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इनके रास्ते में रुकावटें आएंगी, उसी को तो हम रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और जब इनके रास्ते में रुकावटें आएंगी, ये टकराएंगे, ये एटम से जाकर टकराएंगे या दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो आखिर वो एनर्जी कहाँ गई, वो हीट की फॉर्म में बाहर आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंडक्टर हीटअप हो जाएगा, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा ये कंडक्टर। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्वेश्चन आता है आखिर इसमें कितनी हीट जनरेट होगी, ठीक है। मान लिया हमने कि कोई भी कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा, आखिर हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, वो बेसिकली इतनी होगी बच्चों। देखो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, जितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दो। आर इस सर्किट का रेसिस्टेंस, ठीक है, टी
कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, तो हमारा क्या निकल जाएगा कि ये कंडक्टर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से? बेसिकली इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिफाइन भी करेंगे, पहले इसकी हम देखेंगे डेरिवेशन कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से। शायद इतना क्लियर है अब तक कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो कंडक्टर हीटअप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनके रास्ते में रुकावटें आ रही है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, और कितनी हीट बन रही है वो है आई स्क्वायर इंटू आर टी, और इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो चलो बच्चों अब करते हैं इसकी डेरिवेशन। बेसिकली उससे पहले हमें एक टर्म और पढ़नी पड़ेगी, वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पावर क्या होती है। पावर क्या होती है बच्चों? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आखिर कोई वर्क किस रेट पे हो रहा है, किस स्पीड पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक ए और एक बी, ठीक है, दो बच्चे हैं। तो इस कमरे में 10 कुर्सियाँ रखी हुई है मान लो, और इन दोनों को काम दिया कि ये कुर्सियाँ ऊपर लेकर जानी है। ठीक है, तो ए ने उसी काम को करने में लगाए 2 मिनट, वहीं बी को उस काम को करने में लगे 3 मिनट। तो बताओ इनमें से किसकी पावर ज़्यादा, या किसकी पावर ज़्यादा? ए की, क्योंकि इसने उस काम को जल्दी कर दिया। तो यही होती है बच्चों पावर, कि आप किस स्पीड पे काम कर रहे हो। अगर आपकी किसी काम को करने की स्पीड ज़्यादा है तो आपकी पावर ज़्यादा है, और अगर स्पीड कम है तो आपकी पावर कम है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? यहाँ से पावर का फॉर्मूला रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। मतलब तुम किसी काम को करने में जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे तुम्हारी पावर उतनी कम होगी। ठीक है, तो साफ पता चल रहा है पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बेसिकली ये 9th क्लास की चीज़ है, शायद इतना आता होगा आपको। अभी हमने इस चैप्टर में 2-3 फॉर्मूले किए थे शुरू से लेके अब तक, वो मैं लिख रहा हूँ। देखो, एक था इलेक्ट्रिक करंट का I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। दूसरा पोटेंशियल इजिकल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, एंड थर्ड वन इज V इजिकल टू IR, ओम्स लॉ। ठीक है, तो क्या इस फॉर्मूले से मैं वर्क की वैल्यू क्या आएगी? पोटेंशियल इंटू क्यू, वोल्टेज इंटू क्यू, V इंटू क्यू। तो क्या मैं इस फॉर्मूले में V इंटू क्यू पुट कर सकता हूं? इस फॉर्मूले से W की वैल्यू क्या आई? V इंटू क्यू। ठीक है, तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ गई? V इंटू क्यू अपॉन टी। और इसी Q अपॉन टी, Q क्या है बच्चों? चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। इसी चार्ज अपॉन टाइम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो Q अपॉन टी की जगह मैं I पुट कर दूं, Q अपॉन टी की जगह, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? V इंटू आई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? V इंटू आई। इसे जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम अपनी मेन डेरिवेशन पे चलेंगे। तो शायद आपको इलेक्ट्रिक पावर समझ आ गई। क्या होती है पावर? कि कोई भी काम कितनी तेज हो रहा है, किस स्पीड पे हो रहा है। ठीक है, यही पावर होती है।
अगर आप किसी काम को तेज स्पीड पे कर रहे हो तो आपकी पावर ज़्यादा है, और अगर कम स्पीड पे कर रहे हो तो आपकी पावर कम है। जैसे एक बैटरी है 5 वोल्ट की, मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, तो इसे 100 इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में 10 सेकंड लग रही है। कितनी? 10 सेकंड में ये 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। वहीं मेरे पास एक दूसरी बैटरी है 20 वोल्ट की, जो इन्हीं 100 इलेक्ट्रॉन को केवल 2 सेकंड में फ्लो कर रही है। कितने में? 2 सेकंड में, सेम इन 100 इलेक्ट्रॉन्स को। तो किसकी पावर ज़्यादा? इसकी, क्योंकि ये उतने ही काम को कम टाइम में कर रहा है, तो इस बैटरी की पावर ज़्यादा। समझे? तो अब देखो बच्चों, अब एक बात समझो, या तो हीट कह लो या वर्क डन या एनर्जी, ये तीनों क्या होती है? ये तीनों इक्वल होती है, इनमें कोई फर्क नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो ये मार्कर अर्थ पे रखा हुआ है अभी, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब मैं इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूं। अब जितना वर्क डन मैं इस पे करता जाऊंगा, क्या वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर नहीं होता जाएगा? जितना ज़्यादा वर्क करूंगा, इसकी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब वर्क ही एनर्जी है, वर्क डन के कारण ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वर्क डन और एनर्जी इक्वल होती है, वर्क डन और एनर्जी इक्वल होती है, चाहे या तो वर्क डन कह लो या एनर्जी कह लो, सेम बात है। और हीट भी तो एनर्जी की एक फॉर्म है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही है, अलग अलग नहीं हैं। हीट, वर्क डन, एनर्जी, और बेसिकली तीनों की एसआई यूनिट भी सेम होती है, तीनों जूल में मेजर होती है। किसमें? जूल में, ठीक है। तो अभी पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन अपॉन टाइम, कि तुम किसी भी काम को कितने टाइम में कर पा रहे हो, ठीक है। तो क्या यहां मैं वर्क डन की जगह एनर्जी लिख सकता हूं? बिल्कुल। इवन इस वर्क डन की जगह क्या मैं हीट लिख सकता हूं? हाँ, क्योंकि तीनों चीज सेम ही तो है, ठीक है। तो मैं इस वर्क डन की जगह लिख रहा हूं हीट, H। तो P = H अपॉन T। यहां से H की वैल्यू क्या आएगी? यहां से H की वैल्यू आएगी P × T। और P के लिए अभी नहीं, हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? V × I। तो V × I × T। क्या किया हमने? P की जगह V × I पुट कर दिया, VI पुट कर दिया, तो H की वैल्यू आ गई ये। अच्छा, ओम्स लॉ से V का फॉर्मूला क्या है? I × R। ओम्स लॉ, तो इस V की जगह I × R पुट कर दो, बाकी सब सेम रखो। इस V की जगह I × R पुट कर दो, तो H क्या आएगा? IR, ये I पहले से ही है, इनटू में T। तो अब देखो बच्चों, यहां H की वैल्यू क्या आ जाएगी? I × I² R इनटू में T। तो यही है बच्चों अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और यही मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर कर दो, जितना उसका रेजिस्टेंस है, और जितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, तो वो होगी जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसके बराबर। नोट डाउन कर लो बच्चों इसे जल्दी, मैं मिटा रहा हूं, जल्दी लिखो इसे। लिखो जरूर, वरना उसके बिना कोई फायदा नहीं है।
तो हीट के लिए क्या फॉर्मूला आया, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो यहां आप डेफिनेशन लिखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखो। हीट प्रोड्यूस बाय ए कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस बाय ए कंडक्टर is directly proportional to the electric current flowing through it and resistance of the circuit and the time for which electric current is flow। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कह रहा है बच्चों, कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी किसी भी कंडक्टर में, वो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through it and resistance of the circuit and the time for which electric circuit is flow, means heat is directly proportional to square of electric current, heat is directly proportional to resistance of the circuit, and also heat is directly proportional to time for which electric current flow। समझ गए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यही ये कह रही है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। चलो बच्चों अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या इसका कोई यूज भी है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने से कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है या नहीं? तो चलो इस पर बात करते हैं। बेसिकली सबसे पहला यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है टंगस्टन। जैसे जो वे बल्ब जो पहले आते थे, अब के एलईडी वाले नहीं, जो पहले बल्ब आते थे उनकी बात हो रही है। उनमें देखा होगा जब आपके बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो उनमें एक वायर कट हो जाता है, तो वही होता है बेसिकली टंगस्टन। ठीक है, ये एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। इवन एक लोता ऐसा मेटल है जिसका, ये मेटल ऐसा है जिसका सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इसका हाई रेसिस्टेंस है। क्या है? हाई रेसिस्टेंस है। अब देखो बच्चों, होता क्या है इसमें,
इसका हाई रेसिस्टेंस है, मतलब चार्ज को चलने में ज़्यादा रुकावटें आएंगी। चार्ज को चलने में जितनी ज़्यादा रुकावट आएंगी उस चार्ज उतनी ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा। चार्ज जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और टंगस्टन अगर हीटअप होने लगेगा तो वो अपने अंदर से लाइट इमिट करता है, ठीक, और हमें क्या मिलेगी? लाइट। आई रिपीट, टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई है। इसे कितना भी हीट करो ये मेल्ट नहीं होगा। इवन ये टेम्परेचर अर्थ पे पॉसिबल है भी नहीं। तो इस मेटल को कितना भी हीट करो ये मेल्ट नहीं होगा। ये काफ़ी हाई रेसिस्टेंस वाला मेटल है, काफ़ी हाई रेसिस्टेंस है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो उसके रास्ते में रुकावटें ज़्यादा आएंगी क्योंकि इसका रेसिस्टेंस काफ़ी हाई है। जितनी ज़्यादा रुकावटें आएंगी चार्ज के फ्लो होने में, हीट उतनी ज़्यादा जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा ड्रॉप करेगी। तो जितनी ज़्यादा टंगस्टन हीटअप होगा, जितना ज़्यादा ये गर्म होगा, ये लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देता है और फिर हमें लाइट मिलती है। तो एक तो ये यूज़ हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब का, और दूसरा यूज़ होता है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूज़ का। फ्यूज़ क्या होता है बच्चों? ये एक वायर होता है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बेसिकली ये फ्यूज़ कॉपर प्लस निकल का अलॉय होता है। ये मेटल नहीं होता है, ये अलॉय होता है, लेकिन ये प्योर मेटल होता है टंगस्टन, ठीक है। तो फ्यूज़ कॉपर और निकल का अलॉय होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। इसका यूज़ क्या होता है बच्चों? इसे एक एग्जांपल से समझो। आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन होगी, इलेक्ट्रिक आयरन जिससे आप प्रेस करते हैं, प्रेस। देखो बच्चों, हमारे घर में जो वोल्टेज आती है, जो गवर्नमेंट वोल्टेज सप्लाई करती है हमारे घर में, वो होती है 220 वोल्ट की। कितनी? 220 वोल्ट की। तो 220 वोल्ट पे इलेक्ट्रिक करंट में कितना करंट प्रोड्यूस होता है? सॉरी, इलेक्ट्रिक आयरन में कितना करंट प्रोड्यूस होता है? 4.5 एम्पियर का। सभी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वे 220 वोल्ट पे काम करें, ठीक है। अगर ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा, मान लो किसी खराबी के कारण, किसी गड़बड़ी के कारण जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा आ गया, तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा पोटेंशियल आएगा उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिक आयरन हमारी ख़राब हो जाएगी। इवन ये फायर भी कैच कर सकती है, पूरी डैमेज हो जाएगी ये। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ क्या करता है? जैसे इसमें हम इलेक्ट्रिक आयरन में हम लगा देंगे 5 एम्पियर का फ्यूज़। कितना? 5 एम्पियर का फ्यूज़। क्या होगा? जब भी इसमें करंट 5 एम्पियर तक पहुंचेगा, जो पीछे से जो करंट आ रहा है, जब भी अगर वो 5 एम्पियर तक पहुंचा तो हमारा फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है। ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा और जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है वो डैमेज होने से बच जाएगी। समझे फ्यूज़ को? फ्यूज़ क्या है? एक वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। इसे कैसे बनाया जाता है? कॉपर और निकल के अलॉय से, ठीक है। और इसका मैंने एग्जांपल दिया, इसे कैसे यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में अगर हम 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक आयरन वर्क करती है इतने करंट पे, उसे वर्क करने के लिए 4.5 एम्पियर का करंट चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का मिलेगा तो ये डैमेज हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी। तो इससे हम बचाने के लिए फ्यूज़ लगाते हैं। तो जब भी करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही ये टूट जाएगा, ये वायर, ये मेल्ट हुआ, ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक आयरन बच जाएगी। तो ये फ्यूज़ लगभग सभी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस में लगा होता है, उन्हें डैमेज होने से बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी।
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल मतलब क्या होता है बच्चों? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे हम लिक्विड को, किसी लिक्विड को मेज़र करने के लिए हमारे पास कई सारे यूनिट्स है। जैसे लीटर, हम लिक्विड को लीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, इसको हम मीटर क्यूब में भी मेज़र कर सकते हैं, इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी यूनिट है जिनमें हम इसे मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जब आप दूध खरीदने जाते हो किसी शॉप पे, तो इनमें से क्या कहते हो? लीटर कहते हो। लीटर में खरीदते हो दूध, पानी भी लीटर में खरीदते हो। तो ये लीटर क्या हो गई इस हमारे मिल्क की कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट वो जो हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, या जब हम उसको खरीदते या बेचते हैं तो इसी यूनिट में हम उसे बेचते हैं और इसी यूनिट में खरीदते हैं। तो वो हो गई कमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो ऐसे ही एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होगी? वो होती है बच्चों, मैं लिख देता हूँ, किलोवाट आवर। आखिर ये आई कहाँ से? अभी इस पे बात करेंगे। किलोवाट आवर। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर का एक फॉर्मूला। तो वर्क को मैंने क्या कहा था? वर्क हीट के भी बराबर होती है और वर्क एनर्जी के भी बराबर होती है। तो क्या मैं वर्क की जगह एनर्जी लिख सकता हूं? एनर्जी अपॉन टाइम। बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है, पावर की यूनिट, वो होती है वाट। ठीक है, तो यहां से एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है? पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर की ऐसा यूनिट वाट। अगर हमें बहुत बड़े लेवल पे मेजर करना हो, जैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं स्मॉल यूनिट में, मीटर, बड़ी यूनिट में मेजर करना हो किलोमीटर, ऐसे ही पावर को छोटी स्मॉल यूनिट में अगर मेजर करना हो तो वोट, और अगर इसे बड़ी यूनिट में मेजर करना हो तो ये आ गया किलो वोट। ठीक है बच्चों, टाइम को अगर हम छोटी यूनिट में मेजर करें सेकंड, बड़ी यूनिट में मेजर करें मिनट, उससे भी बड़ी यूनिट में मेजर करें आवर, तो ये हो गया बच्चों आवर, किलोवाट आवर। तो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है बच्चों? किलोवाट आवर। जब आपके घर बिल आता है तो उस बिल में लिखा होता है आपने इतनी यूनिट यूज़ की है। आखिर वे यूनिट क्या होती है? आपने 200 यूनिट यूज़ की इस महीने में, तो वे यूनिट है क्या बच्चों? वे किलोवाट आवर। मतलब आपने 200 किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ की है एक महीने में। तो 1 किलोवाट आवर में आखिर कितनी एनर्जी होती है? तो चलो देखो, 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा? 1 किलोवाट आवर में वाट कितने होते हैं बच्चों? 1000 वाट। 1000 वाट। 1 आवर में सेकंड कितनी होती है? इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 36000000 जूल। बेसिकली इस फॉर्मूले में जब तुम पावर को वोट में रखोगे, टाइम को सेकंड में रखोगे, तो आंसर किस में आएगा? जूल में। ठीक है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर अगर आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपने 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी यूज़ की है।
तो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज है वो आपको चार्ज फ्लो नहीं कर रहे, चार्ज तो कंडक्टर में पहले से होता है, वो बस एनर्जी आपको दे रहे हैं उस चार्ज को चलाने के लिए, उस चार्ज को मूव करने के लिए, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में इतनी एनर्जी होती है। अगर आपके घर 300 यूनिट निकली तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे महीने की एनर्जी निकल आएगी जितनी जो आपने यूज़ की है, ठीक है बच्चों। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट बच्चों, थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें थ्योरी में कुछ नहीं बचा है। अब हम एक वीडियो करेंगे इसके न्यूमेरिकल पे, जितने भी पिछले 5 से 6 साल में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो न्यूमेरिकल आए हैं इस चैप्टर से, हम वे सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ऑल दी बेस्ट।